देखिए, जो आप का कहना है वो बिल्कुल सही है। जो नजर आ रहा है वो केवल घोषणाएं हैं, जमीनी सच्चाई कुछ अलग है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सरकार को अगर कुछ करना चाहिए जो अभी तक इस देश में नहीं हुआ है, वो ये है कि जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लैब असिस्टेंट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, प्रशासन के जितने भी लोग हैं, पुलिस वाले हैं और जो कारपोरेशन के कर्मचारी हैं, मतलब सरकारी अमला जितना भी है जो इस सारे उसमें लगा है, और सारा जो स्टाफ है, सब कुछ है जो सड़क पे है, रात दिन काम कर रहा है, सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन किट सब कुछ उनको प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। क्योंकि अगर देखभाल करने वाले लोग ही बीमार अगर हो जाएंगे, देखभाल करने वाले लोग ही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, सेफ नहीं रहेंगे, तब किसकी देखभाल करेंगे? नंबर एक, ये बात तो ये है। और अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि कई वीडियोस आपने देखे होंगे। मैंने जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया साहब, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था स्वराज एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि जो इक्विपमेंट्स हैं, मास्क हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन किट है, इनकी किल्लत है, ग्लोबली ही इसकी किल्लत है। तो हम नहीं कह सकते कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे यहां नहीं है, वो किल्लत है। इसके अलावा एम्स के और डॉक्टर हैं, उनका भी जो हमने बयान देखा है। और भी एक इसमें आप देखेंगे कि लखनऊ में जो आरएमएल हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में, उसकी जो है नर्सिस की जो उत्तर प्रदेश नर्सिस एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा और एक राज्य कर्मचारी जो संघ है उसकी भी जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने ये कहा है कि नर्सिस के पास में पर्सनल प्रोटेक्शन किट नहीं है, भाई केवल ग्लव्स दे रखे हैं और एक हल्का सा मास्क दे रखा है, जिससे कुछ नहीं होने वाला। जब बीमारी इतनी भयानक है तो स्वाभाविक है केवल डॉक्टर्स को ही नहीं, नर्सिस को, जो नर्सिस के अलावा और जो सफाई कर्मचारी स्टाफ है पूरा, वो सब, उन सबको, जो लैब असिस्टेंट, उन सबको, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो गवर्नमेंट स्टाफ है, चाहे वो मतलब मेडिकल से संबंधित हो या शासन प्रशासन से हो या पुलिस से हो या वैसे जो सफाई कर्मचारी, कोई भी, जिनको पूरी पर्सनल प्रोटेक्शन किट न मिले, एक तो वो देनी चाहिए। दूसरी बात, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, लाखों लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार जो दावे कर रही है कि हम इतने लोगों को खाना दे रहे हैं, खाने की सबकी व्यवस्था की गई है, और दिल्ली सरकार जैसे कह रही है हम 4 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो अगर 4 लाख लोगों को आप खाना खिला रहे हैं तो ये लोग क्यों भाग रहे हैं? इनको नहीं भागना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि जमीनी सच्चाई कुछ अलग है। वैसे भी एक वीडियो में बाकायदा दिखाया था कि लोग गए हैं, उनको खाना नहीं मिला, और खाना भी अगर किसी को मिला तो दिखाया इतनी सी दाल और इतनी सी चावल, क्या हो जाएगा इतनी सी दाल और चावल में? तो ये जो चीजें हैं कि जमीनी सच्चाई कुछ अलग है, और दावे जो हैं, जो घोषणाएं की जा रही हैं, वो बहुत कुछ है कि हम 71 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था करेंगे, हमने जो है वो खोल दिए हैं, स्टेडियम खोल दिए हैं, हम 4 लाख लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं, हम इतनी, ये सब केवल दावे हैं और कुछ नहीं है। नहीं, अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि अगर दिल्ली में भी इस तरह की स्थिति है, पूरी दिल्ली को अब अगर अभी तक भी सैनिटाइज नहीं किया जा चुका, तो आप पूरे भारत को कैसे करेंगे, पूरे देश को कैसे करेंगे? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दावे तो चाहे जो कर दो, घोषणाएं चाहे जो कर दो, लेकिन उनकी सच्चाई जमीन पे कुछ और नजर आ रही है। सो जो काम करने थे वो काम नहीं किए गए, कहां कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। दूसरी बात यह है कि लगातार लगातार पलायन हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। और यह भी समझ में आया, यह भी देखा गया कि दिल्ली सरकार के तो जो मंत्री हैं वो भी वहां तक जो है आनंद विहार बस अड्डे तक गए हैं। उन्होंने कहा कि भी आप क्यों जा रहे हो? भाई आपको वहां जाके ये कहने की जरूरत नहीं है, आपको होना ये चाहिए कि जब ये सारी चीज हो रही है, लॉकडाउन हो रहा है, उससे पहले ही आपको पूरी तैयारी कर लेनी थी। जब स्कूल आपने बंद करा दिया, सब कुछ आपने बंद करा दिया, तो लोगों के रहने की, क्वारंटाइन में रखने की उनकी व्यवस्था करनी थी, खाने की व्यवस्था उनकी करनी थी, और डॉक्टर वगैरह की सारी व्यवस्था करनी थी, उसके बाद ही वो सारी चीजें करनी थी। पर आपने किया नहीं, तभी लोग जा रहे हैं। लोग भूखे थोड़ी मरेंगे। यहां तक दिल्ली में तो जो सीलमपुर, ये इस इलाके में जो है जहां दंगा हुआ,
उसमें तो लोगों के घर जल गए, नोट भी जल गए, उनके सामान लूट के ले गए, और उसके बाद उन्हें खाने की दिक्कत हो रही है तो खाना भी नहीं पहुंच रहा, पड़ोसी ही ले दे के किस तरह से उनकी मदद कर। बात यह है कि अगर इच्छा शक्ति हो और इच्छा शक्ति भी ईमानदार हो, नीयत अगर साफ हो, तो सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं, मैं आपकी बात से सब पूरी तरह सहमत हूं। जब देश में चुनाव आते हैं, चुनाव आयोग, ये मैं सिर्फ चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, सारा सरकारी अमला तो यही होता है ना, कोई और बाहर से तो आता नहीं। यही पुलिस वाले होते हैं, यही पैरामिलिट्री फोर्स वाले होते हैं, यही डिस्ट्रिक्ट लेवल का शासन प्रशासन होता है, तहसील लेवल तक का जो भी शासन प्रशासन होता है, यही पर्ची बांटने वाले लोग होते हैं, जो आज काम कर रहे हैं यही सफाई कर्मचारी होते हैं, पूरा अमला यही होता है। सो जब इस अमले को लेकर पूरा जो है चुनाव आयोग घर घर तक पर्ची पहुंचा सकता है, तो क्या घर घर तक खाना नहीं पहुंचाया जा सकता? निश्चित रूप से पहुंचाया जा सकता। पर मैंने आपको बात कही कि इच्छा शक्ति हो, और वो भी ईमानदार इच्छा शक्ति हो, तभी ये सब कुछ हो सकता है। अगर ईमानदार इच्छा शक्ति नहीं है, नीयत ही साफ नहीं है, और चाहती नहीं सरकार करना, तो निश्चित रूप से नहीं करेगी। अन्यथा किसी चीज की कमी नहीं। आप देखिए, जो हमारे एफसीआई के गोदाम हैं, एफसीआई के गोदामों में जो हमारे पास जो वो है गेहूं और जो अनाज है, वो अनाज जितना स्टॉक हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। और बार बार बहुत लोगों द्वारा, बहुत सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, कई जो है जागरूक लोगों द्वारा ये अपील की जा रही है लगातार कि जो एफसीआई के गोदाम में जो अनाज भंडार भरा पड़ा है, उसको बंटवाइए, लोगों तक पहुंचवाइए, ताकि लोग भूखे ना मरें। वरना तो स्थिति हो जाएगी, कोरोना की बीमारी से नहीं मरेंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। और जब ये स्थिति और भयानक, मान लीजिए कि 21 दिन के बाद और इसको बढ़ाना पड़ गया, 21 दिन सरकार ने और बढ़ा दिया इसको 21 दिन, तब स्थिति क्या होगी? तो क्या लोग एक दूसरे को मारेंगे? कहां जाएंगे? आप खाना उन तक पहुंचा नहीं रहे, जबकि आप ये पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल आपने जो बात कही है बिल्कुल सही की है कि जब चुनाव के दौरान हो सकता। और केवल यही नहीं है, चुनाव के दौरान तो और भी बड़ी अजीब स्थिति है। मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी नेता हैं, वो एमएलए हैं, एमपी हैं, कॉर्पोरेट हैं। हालांकि एक ऐसा उदाहरण बड़ा बढ़िया देखने को मिला बिहार में, एक अनवर हुसैन करके कोई एक हैं, बिहार के एक विधायक हैं, वो जा जा के खाना बांट रहे हैं, लोगों के घरों में जा के खाना बांट रहे हैं, ऐसा विधायक है। मतलब ऐसे लोग हैं। सो इन सारे विधायकों की, ये जितने भी जो है नगर निगम के पार्षद हैं, इनकी जिला पंचायत के जो मेंबर्स हैं, इनकी एमएलए की, एमपीओ की, इन सब की, जो लोकसभा की, राज्यसभा की, सबके हैं, इनकी अपने अपने क्षेत्रों में बाकायदा ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, और इनको पूरी तरह से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दी जानी चाहिए, ताकि ये अपनी भी सुरक्षा कर सकें, ये भी सुरक्षित रह सकें, और ये जाके लोगों को खाना बांट सकें, उनके लिए जो है मास्क बांट सकें, सैनिटाइजर वगैरह ये सब बांट सकें। ये उनकी जिम्मेदारी लगानी चाहिए, क्योंकि देश पर आपत्ति है, ये कोई किसी का व्यक्तिगत वो नहीं है। जब पूरे देश पर ये आपत्ति है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जो एमएलए हैं, एमपी हैं, राजनीतिज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये केवल मतलब इसी लेवल पर निपटाया जाएगा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को लगा के बस इसी को यही हो जाएगा? उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी लगाना चाहिए, और ये लगाएंगे तो मैं समझता हूं ये काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सही तरीके से पूरा हो जाएगा। देखिए, मैंने इसीलिए ये बात कही है कि जो नेता हैं उनको इस पर लगाना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए थी कि अपने एरिया में आपको सारा कुछ देखना है, ताकि कहीं किसी घर में कहीं किसी तरीके ना। और ये जिम्मेदारी जो बात की जा रही है वो लगातार होना ही चाहिए कि एक एमपी को अपने क्षेत्र में एक एमपी को एक साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है, और एक एमएलए को अपने क्षेत्र में मिनिमम 2 करोड़ रुपए मिलता है। दिल्ली जैसे शहर में तो और भी ज्यादा है। तो ये उनकी जिम्मेदारी लगाई जानी चाहिए थी। और आपने सही कहा कि आज ये इलेक्शन अगर होता, तो इलेक्शन में तो जो चाहते, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी, अगर किसी की वो है, उन्हें लगता है कि भाई यहां से मुझे वोट मिल सकती है और इसके लिए मुझे ये इज्जत प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो नेता उसे प्रोवाइड कराते हैं। सबको मालूम है ये सारी की सारी चीजें। पैसे बांटते हैं घर घर जाके, और उनको वो जो और भी सामान है वो भी जाके प्रोवाइड कराते हैं। तो क्यों नहीं ये जो जरूरी चीजें हैं, जैसे सैनिटाइजर है, जैसे N95 मास्क है, ये सारी चीजें जाके क्यों नहीं बांटते? जो खाना है वो क्यों नहीं बांटते? ये निश्चित रूप से बांटना चाहिए। मैंने फिर इसीलिए ये बात कही कि जहां इच्छा शक्ति हो,
बट वो क्योंकि अपने लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए होता है, तो नेता जो चाहे कर दें। लेकिन जहां अपना स्वार्थ तो है नहीं, या तो लोग मरे मर जाए, उन्हें क्या मतलब है, वो चुन के बैठ गए हैं, बाकी जाओ भाड़ में। कोई ही एक ऐसा, जैसा मैंने एक उदाहरण आपको दिया बिहार का, कोई ही कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इतने सहृदय हैं, जो इतने संवेदनशील हैं कि वो किसी को भी अपने सामने दुखी नहीं देख सकते, वो ये काम कर रहे हैं। तो नेता निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एमएलए, एमपी, पार्षद, इन सबकी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, इन सबको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट देके अपने एरिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसको मास्क ना पहुंचे, जिसको जो है सैनिटाइजर ना पहुंचे, जिसके घर पर खाना ना पहुंचे। इस महामारी से तभी निपटा जा सकता है और तभी पता लगेगा कि ये नेता वाकई में जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए हैं, या केवल अपने लिए और दिखावे के लिए हैं। केवल एक इनकी बात नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं वो 10 लाख की संख्या है दिल्ली की। जहां तक अगर बात करें तो पूरे देश में क्या होगा आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में 10 लाख हैं, और उनके लिए जो सेस काटा जाता है, जो टैक्स पेयर से सेस काटा जाता है, वो आज की तारीख में 52,000 करोड़ रुपए है उनका, उनके लिए जो सेस है। लेकिन रजिस्टर्ड कितने हैं? मात्र 15,000। तो आप तो उन्हीं को दोगे कि जो रजिस्टर्ड हैं, तो आप 15,000 को दोगे, और बाकी वो जो है 9,85,000 जो लोग हैं वो कहां जाएंगे, क्योंकि उनका तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसी तरह से करोड़ों की संख्या में लोग इस देश में हैं जिनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, कहीं किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। सो उनको खाना कैसे पहुंचाया जाएगा? उनको खाना पहुंचाने का तरीका यही है कि जैसे चुनाव आयोग घर घर पर्ची बांटता है, इसी तरह से घर घर उनको खाना पहुंचाया जाए। यह पहुंचाया जा सकता है, यह संभव है। सरकार की इच्छा शक्ति हो, नियत साफ हो तो पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, नेताओं की जिम्मेदारी लगाई जाए तभी पहुंचेगा, नहीं तो केवल ये सब ड्रामे हैं, नौटंकी है। और एक इससे और आप देखें कि घोषणाएं तो आपने कर दी कि उनको डबल दिया जाएगा। जो मनरेगा में तो केवल 20 रुपए की घोषणा करी है, उससे पहले ही पैसे बढ़ चुके थे। और 20 की जो घोषणा करी है वो आप देखें कि 25 करोड़ मनरेगा में लोग हैं रजिस्टर्ड, और जो जिनको 100 दिन का काम मिलता है वो कितने हैं? मात्र 35 लाख। पिछले साल की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 35 लाख लोग हैं जिनको 100 दिन का काम मिला। तो कहां 25 करोड़ और कहां 35 लाख? इन 25 करोड़ को कैसे पहुंचाओगे? और सरकार का टारगेट भी जो है मनरेगा में पता नहीं 8.5 कितने करोड़ लोगों को पहुंचाने का, बस। बाकी सबका क्या होगा भाई? बाकी सबको कैसे पहुंचेगा? और फिर आप ये कह रहे हैं कि आप पैसा भेज रहे हैं, घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे, आप कहीं जाने नहीं दे रहे, आप पैसा कहां से निकाल के लावेगा आदमी? उसे पैसे की इस समय मैं समझता हूं पैसे से कहीं ज्यादा जो जरूरत है, वो जरूरत इस बात की है कि उनके घर पर खाना पहुंचाया जाए, सैनिटाइजर पहुंचाया जाए, मास्क पहुंचाया जाए, और जरूरत हो तो उनको पैसा बाई हैंड पहुंचाया जाए। आप खाते में डाल दो, मुझे नहीं लगता कि इससे कहीं कुछ होने वाला। के पास किसी तरह के पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने ये सारी चीजें की हैं, कम से कम इस महामारी के लिए किसी पैसे की कोई जरूरत नहीं है सरकार के पास। और जो लोग दे रहे हैं, ठीक है सर, एक इसके लिए फंड बनाया गया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके लिए अलग से क्यों फंड बनाया गया, अकाउंट अलग से क्यों खोला गया है? क्या जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है उसी में जो पैसा आ रहा था या उसी में जो पैसा आता है उसी में क्यों नहीं लिया जाता? ये इसके लिए बिल्कुल स्पेशली अलग से क्यों बनाया गया है अकाउंट? क्या इसमें भी कहीं इसके पीछे भी कोई ऐसी सोच है कि जितना पैसा आएगा आ जाए, किसी को कोई हिसाब तो देना नहीं है, कहीं कुछ लेना नहीं है, और जितना होगा हो जाएगा, नहीं तो बाकी उसको जो घोटाले में काम आएगा? कुछ भी हो सकता है। असली बात यह है कि सरकार के क्यों, किस बात के लिए चाहिए? आज की तारीख में पेट्रोल का दाम जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बिल्कुल जमीन पे आ गया एक तरह से। $30 प्रति बैरल, या उससे भी नीचे आ रहा है। और सरकार ने जो कम कितना किया? मात्र 2 रुपए कम किया पेट्रोल और डीजल में। इतना जो पैसा सरकार का कलेक्शन ये हो रहा है, इतना जो उसके पास में जो एक्साइज ड्यूटी उसने कम नहीं की उसमें कुछ भी, उस एक्साइज ड्यूटी को जो लगातार, बल्कि एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा दी है सरकार ने उस पर। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी से जो पैसा आ रहा है, ये पैसा कहां जा रहा है? मैं नहीं मानता कि सरकार के पास पैसे की कमी है। हां, जो जिस तरह से दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लोग अगर ऐसे समय में दे रहे हैं, पर मेरा सवाल इस बात पे है कि ये अलग से क्यों अकाउंट बनाया गया? ये अकाउंट जो ऑलरेडी है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, उसी में ये पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे? उसी में पैसे क्यों नहीं लिए जा रहे? उसी से इस्तेमाल करना चाहिए।
और अगर कोई भी स्थिति है सो इसका भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सब कुछ होना चाहिए कि इतना पैसा आया, इतना पैसा लगा और इतना पैसा बचा है, जो ये पैसा यहां पे है, ये सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से काम किया और सरकार जिस तरह से कर रही है, जो सरकार की नीयत और पिछला 6 साल का जितना भी सरकार का इतिहास है, वो सरकार पर बड़े गहरे सवाल खड़े करता है। इसलिए इन सारी चीजों को बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और आखिर में मैं आपके माध्यम से एक बात लोगों से कहना चाहूंगा, ये बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। सरकार तो जिस तरह से कर रही है वो आपके सामने ही है, पर हम सबको भी अपनी सुरक्षा ध्यान में रखनी चाहिए और सारे के सारे जो हैं, जितना भी हो सके अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने को घर में ही रखें। स्थिति खतरनाक स्थिति है, हम नहीं जानते कि बीमारी जितनी है जो है, पर हमें लगता है कि इसके पीछे सरकार की कुछ और भी नियत हो सकती है। धीरे धीरे ये सारी चीजें साफ होंगी, अभी नहीं कुछ कह सकते क्या स्थिति है, पर फिर भी बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रहना है, क्योंकि जीवन सबसे जरूरी चीज है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत ही बड़ा इंसानियत का एक ऐसा उदाहरण सामने आया है कि बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक हिंदू समाज के व्यक्ति की डेथ हो गई। उसका कोई भी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आया, और वहां पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उन्हीं सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने उसकी अर्थी बनाई और उसकी अर्थी को कांधा देकर शमशान घाट तक जाकर उसका अंतिम संस्कार किया है। ये वही मुस्लिम समाज है जिसको बार बार टारगेट करके परेशान किया जाता है, जिसके प्रति नफरत और घृणा फैलाई जाती है। ये उदाहरण उसी मुस्लिम समाज ने इस देश को दिया है, और ऐसी भयानक स्थिति में दिया है जहां अपने ही अर्थी को कंधा देने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर मुस्लिम समाज के लोग उसको कंधा देकर, अर्थी उसके लेकर जाके उसका अंतिम संस्कार करके आए हैं।